देखो ध्यान से, पिछले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे कि व्हाट आर द फैक्टर्स, उसमें देख ही रहे थे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो आपको एक बताए थे कि एरिया पर डिपेंड करता है, कि भाई एरिया जो है वो जितना ज्यादा रहेगा कैपेसिटी उसकी उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा चीज बताया कि बाय ब्रिंगिंग एन आइडेंटिकल कंडक्टर नियर ए चार्ज कंडक्टर कैपेसिटी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज इंक्रीज। तीसरा बताया बाय अर्थिंग आइडेंटिकल कंडक्टर कैपेसिटी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज ड्रेस्टिकली इंक्रीज। क्यों? क्योंकि विरोध करने वाला सिमिलर चार्ज गायब हो जाएगा, ड्रेस्टिकली इंक्रीज। और चौथा चीज हम लोग देखें कि जैसे ध्यान दीजिए, हमने क्या किया है, चार्ज कंडक्टर ले लिया और इसके बगल में लाकर के रखा है न्यूट्रल कंडक्टर। अब इस पर क्या हो गया, माइनस, और इसका तो हम लोग अर्थ कर दिए थे तो चला गया था सर, पूरा प्लस न्यूट्रलाइज कर दिया था अर्थ से इलेक्ट्रॉन आके। अब कह रहा है सर लाए तो घटा और अर्थ करने से और ज्यादा घटा। अब कह रहा है सर कि दूरी जैसे हम घटाएंगे, इसको थोड़ा नजदीक लाएंगे, तो जैसे नजदीक लाएंगे तो इसका असर और ज्यादा पड़ेगा इस पर और इसके वोल्टेज को डाउन करेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा नजदीक आने से। तो इसका मतलब है कि आपका चौथा पॉइंट कहता है बाय रिड्यूसिंग द सेपरेशन बिटवीन द टू कंडक्टर्स, बाय रिड्यूसिंग द सेपरेशन बिटवीन द टू कंडक्टर्स कैपेसिटी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। ठीक, अब कर बाय इंक्रीजिंग द सेपरेशन, जैसे ही दूर ले जाएंगे इसका असर क्या होगा, घटने लगेगा, इसका असर घटने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होने लगेगा, एडजस्टमेंट हो क्या होगा, बिगड़ने लगेगा इसका, तो घट जाएगा। तो आपने चौथा चीज क्या देखा कि बाय रिड्यूसिंग द सेपरेशन between the two conductors capacity of charge conductor is increased. Conductor is increased and vice versa कर देते हैं यहाँ पर, and vice versa। इसका मतलब हुआ क्या कि जब इसको दूर ले जाएंगे तो कैपेसिटी घट जाएगी। ठीक, जब इसको दूर ले जाएंगे तो कैपेसिटी क्या होगी, घट जाएगी। अब आते हैं हम लोग, अगला फैक्टर है कि बाय इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक between the two conductors what will happen to the capacity of the conductor। ठीक, चौथा चीज क्या आता है सर, पांचवा बाय इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक तो आपको बताया गया और डिटेल्स में बताएंगे हम। इसमें सर पांचवा में कहता है बाय इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक between the two conductors अब क्या होगा सर, देखा जाए
डाइलेक्ट्रिक के विषय में आपको आइडिया है ना, इंसुलेटर है, वाटर है, अमोनिया है, ग्लिसरीन है, माइका शीट है, वुड है, पेपर है, ये सब के सब डाइलेक्ट्रिक है। वाटर, अमोनिया, ग्लिसरीन, माइका शीट सब के सब क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। तो ध्यान देना है थोड़ा सा। जैसे हम लोग पानी ले लेते हैं, सर पानी ले लेते हैं, तो पानी क्या है सर, पोलर मॉलिक्यूल। आपको मालूम है ना पोलर है, H2O पोलर है, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो जो बॉन्डेड पेयर का इलेक्ट्रॉन है, कोवेलेंट बॉन्ड का जो बॉन्डेड पेयर का इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है कहीं, तो स्लाइटली शिफ्ट कर देता है ऑक्सीजन की ओर। इसलिए ऑक्सीजन पर माइनस डेल्टा और हाइड्रोजन पर क्या होता है, प्लस डेल्टा चार्ज, यानी डाइपोल है सर। वाटर क्या सर, पोलर है। वाटर पोलर है। अब तक ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। तो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं सब के सब क्या है, डाइपोल है, सब के सब डाइपोल है। अब क्या कहता है सर, अब जैसे हम इसमें पानी लेंगे, ये जो किसी बाहरी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सर, ऐसे ही अभी हम रखे हैं। तो इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड all the dipoles are randomly oriented. All the dipoles are randomly oriented. All the dipoles are randomly oriented. सारे डाइपोल क्या होंगे, अव्यवस्थित होंगे, कोई बाहरी फील्ड नहीं है। अब दरअसल सो दिया डाइपोल मोमेंट ये जीरो, नतीजा होगा कि इनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। इनका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सब के सब क्योटिक मैनर में, इरेगुलर मैनर में, रैंडम मैनर में क्या है, अव्यवस्थित तरीका से सजे। बट एज सून एज सच काइंड्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ, या इन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कहिए, या इन बिटवीन द टू चार्ज प्लेट्स, इससे बताए ना भाई अभी लिए थे। अगर हम लोग इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, ये मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से होगा सर, प्लस से माइनस की ओर होगा। मान लीजिए इसमें कुछ नहीं था, खाली था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इसमें क्या मान लेते, ई नॉट। अब जैसे इस डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे, जैसे इस डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे, इस सारे के सारे डाइपोल्स जो है सज जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। अब जिसकी प्लस है, ये डाइपोल आपके जो हैं वो सजेंगे कैसे सर, तो प्लस के सामने क्या होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो सारे के सारे डाइपोल सजे माइनस प्लस। अब तो देखिए ध्यान से इसमें क्या कर, यहां कंसेप्ट क्या कर, अब इस डाइपोल ध्यान देना है, कुछ नहीं था कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के बीच में इधर की ओर था, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हमने लिया, ई नॉट। जैसे ही इसको हम लोग क्या किए रखें, तो डाइपोल सज गया। तो डाइपोल के सजने के चलते इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर होगा, प्लस से माइनस, वो इधर से होगा सर, इधर से होगा, ये हो जाएगा मान लीजिए ईपी, डाइपोल के चलते ईपी। तो भाई दो वेक्टर है, एक वेक्टर इधर से, दूसरा वेक्टर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नॉट माइनस क्या होगा, ईपी। नहीं प्लस लेते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड के सेंस में है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है सर, उल्टा है सर, 180 डिग्री का है इसके बीच का एंगल, इसलिए क्या होगा, ई नॉट माइनस ईपी। ध्यान देना है, अगर कुछ नहीं था इसमें डाले हुए तो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसके डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया। आप देखो तो बाबू E बराबर क्या जानते हो, V बाई डी, जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल ग्रेडियंट है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, V बाई डी। अब देखिए तो ध्यान से, हमने क्या बोला कि दोनों प्लेट के बीच का, दोनों प्लेट के बीच में हमने इंट्रोड्यूस किया था ये डाइलेक्ट्रिक, प्लेट के बीच के गैप को नहीं चेंज किया था, डाइलेक्ट्रिक डाला था। तो आप देखो तो V बराबर क्या हो जाएगा, ED, तो आपका E तो क्या हो गया, घट गया ना। डाइलेक्ट्रिक डालने से
इलेक्ट्रिक दोनों कंडक्टर के बीच डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक डालने से डाइपोल सज गया, डाइपोल सज करके अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो सजाने वाला पहले से स्थापित इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके अगेंस्ट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द टू कंडक्टर्स डिक्रीज कर गया, तो E डिक्रीज कर गया, तो V भी क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, और V डिक्रीज कर गया तो C बराबर Q बाई V। जैसे ही V घटेगा C क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। V जैसे डिक्रीज करेगा तो C आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है कि बाई इंट्रोड्यूसिंग a dielectric in between the two conductors, capacity of charged conductor is increased, capacity of charged conductor is increased। यानी आपने क्या देखा, 5 फैक्टर देखा। पहला देखा कि कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ द कंडक्टर। Higher is the area, higher will be its capacity। दूसरा देखा, by bringing an identical conductor near a charged conductor, capacity of charged conductor is increased। मैंने बताया किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, और वो चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ओरिएंटेशन, सजावट जो होगा चार्ज का, उसको बदलेगा। फिर कहता सर बाई अर्थिंग आइडेंटिकल कंडक्टर, अर्थ कर देते हैं आइडेंटिकल कंडक्टर को, तो कैपेसिटी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज ड्रेस्टिकली इंक्रीज, क्योंकि सारा पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूट्रल हो जाएगा अर्थ से इलेक्ट्रॉन ना करके। तो सर इसका क्या होगा, रीएडजस्टमेंट, ओरिएंटेशन फिर से होगा, और क्या होगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज घट जाएगा। तीसरा चीज कहता है कि भाई सब जब दूर ले जाएंगे तो असर कम होगा, कैपेसिटी घटेगा, नजदीक लाएंगे तो असर ज्यादा होगा, कैपेसिटी बढ़ेगा। और कह रहा है सर लास्ट वाला कि जब हम उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक में डाइपोल्स होता है और कोई बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो डाइपोल अव्यवस्थित होता है, और जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं डाइपोल सब के सब व्यवस्थित हो जाता है और खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से स्थापित इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, घटा देता है। नतीजा होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है दोनों कंडक्टर के बीच। इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा तो पोटेंशियल घट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा तो पोटेंशियल घट जाएगा, अब पोटेंशियल घट जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बस समझ में आ गया। तो हमने देखा कि ये 5 ऐसे फैक्टर हैं जिस पर कैपेसिटी डिपेंड करता है। अब हम देखने जा रहे हैं अगला छोटा सा आर्टिकल है कि कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। फिर अगला छोटा क्या है कि वर्क डन इन चार्जिंग ए कंडक्टर। जैसे कैसे स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी। उसी प्रकार से किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। उस केस में कितना एनर्जी स्टोर होगा सर, फिर देखेंगे कि वर्क डन या लॉस ऑफ एनर्जी, वर्क डन नहीं, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज। तो कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि छोटे छोटे चीज को समाने का, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी क्या हो? बाबू जानते हैं, एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लेते हैं और इस पर चार्ज Q दे देते हैं, इसका रेडियस क्या ले लेते हैं R। तो जानते हैं इसका पोटेंशियल अगर Q चार्ज दिए हैं, पोटेंशियल अगर V है तो V बराबर क्या होगा 4 पाई, V बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। पोटेंशियल इसका हो जाएगा, पोटेंशियल इसका हो जाएगा।
अब कहता है सर इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो C बराबर Q बाई क्या होता है, V सिंपल है। तो C बराबर Q बाई Q, आई ऊपर ले जाके चलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ध्यान दिया जाए। तो कहानी यहां पर क्या हो गया सर कि कैपेसिटी जो है ये सब तो कांस्टेंट हो गया, C प्रोपोर्शनल टू R, ये हो गया कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। अब हम एक आपको आश्चर्यजनक बात बताने जा रहे हैं। जैसा कि मैं बताया था कि 1 फैराड जो है बहुत बड़ा कैपेसिटी है, यानी हो सकता है कि पूरा पृथ्वी को एज ए सिंपल हम लोग कंडक्टर ले लें तो शायद इसका 1 फैराड नहीं होगा कैपेसिटी। देख लिया जाए सर, क्या दिक्कत है सर, तो देखते हैं चेक करके। एक चीज दिमाग में रख लेना है कि कैपेसिटी जो है इसका क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, C प्रोपोर्शनल टू R। जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया, स्वाभाविक है सर, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इसका क्या होगा कैपेसिटी होगा। अब आते हैं सर अर्थ के विषय में देखें कि अर्थ की कैपेसिटी जो है कितनी, अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर होगा उसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक, आते हैं देखते हैं इसे। तो आपने देखा स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है, ये एक्सप्रेशन। तो आप जानते हैं रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर मतलब 64 गुना 10⁵ मीटर, 64 इंटू 10⁵ मीटर, 6400 किलोमीटर। ठीक, अब देखिए ध्यान से इसमें क्या कहता है, इतना मीटर हो गया। अच्छा आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁻ क्या है। अब आओ हल करके देखो तो बाबू, तो C अब देखो उल्टा करोगे तो 1 क्या होगा 9 इंटू 10⁻ कितना होगा 9, और ये हो जाएगा 64 10⁵। आप देखो ध्यान से इसको ले जाओ ऊपर, तो ये हो जाएगा 64/9 इंटू 10⁻⁻4 यूनिट हो जाएगा फैराड। यूनिट क्या हो जाएगा सर फैराड हो जाएगा। अब देखिए तो थोड़ा सा ये कितना होगा 7, हाँ लगभग 7 होगा, 7.1 जो भी हो इंटू 10⁻⁻ क्या है। तो सोचिए तो क्या हो गया, यानी अगर हम लोग 71 ले तो इसको 71 डेसिमल हटा दें, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, यानी ऐसे करें यहां डेसिमल डाल दें तो क्या हो जाएगा सर 0.7 इंटू -3 फैराड हो जाएगा ना। अब सोचिए कि 0.7 मिली फैराड, यानी 0.7 मिली फैराड पूरा पृथ्वी का कैपेसिटी 0.7 मिली फैराड। इसलिए बताया था ना कि 1 फैराड बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए मिली माइक्रो नैनो करता है। छोटा सा चीज को देख लीजिए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आ गया कि सर पूरा पृथ्वी जैसा भी अगर कंडक्टर लेंगे तो उसका भी 1 फैराड होगा नहीं होगा, ये हम लोग देखेंगे। अब हम लोग आते हैं कि वर्क डन इन चार्जिंग ए कंडक्टर। ये किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो कितना वर्क करना पड़ता है, क्यों वर्क करना पड़ता है और कितना वर्क करना पड़ता है। अब आते हैं हम लोग सर नेक्स्ट आर्टिकल है वर्क डन इन चार्जिंग ए कंडक्टर। अगला देखते हैं सर
वर्क डन इन चार्जिंग ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर को चार्ज करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा चार्ज करना। आइए ध्यान से देखें हम लोग क्या करते हैं। जैसे स्प्रिंग को खींचते हैं या कंप्रेस करते हैं, वर्क करना पड़ता है, और ये वर्क डन जो है स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या है सर, स्टोर है। उसी प्रकार से चार्ज करने में पहले वर्क क्यों करना पड़ेगा ये देखना है। तो जैसे हम क्या करते हैं तो ध्यान दीजिए, वहां भी क्या है, F बराबर माइनस के एक्स, याद होगा वहां क्या था सर, x का फंक्शन है, वहां हाफ के एक्स स्क्वायर है। जितना ज्यादा x उतना ज्यादा वर्क डन, जितना ज्यादा x उतना ज्यादा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स F बराबर माइनस के एक्स। यहां देखिए क्या है, वहां इलोंगेशन या कंप्रेशन का फंक्शन था फोर्स, इलोंगेशन और कंप्रेशन का फंक्शन था फोर्स। जितना x इलोंगेशन ज्यादा या उतना ज्यादा फोर्स, यानी फोर्स वेरिएबल था। यहां देखिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं, यहां पहला जैसे ये कंडक्टर इसको चार्ज कर रहा है तो किस प्रकार से फोर्स देखिए वेरी कर रहा है। यहां x के हिसाब से इलोंगेशन कंप्रेशन, यहां चार्ज के हिसाब से वेरी करेगा। कैसे ध्यान दिया जाए, जैसे पहला चार्ज दिया कोई विरोध नहीं, दूसरा चार्ज जैसे ही देंगे पहला चार्ज विरोध करेगा, रिपल्सन। अब उसके अगेंस्ट आपको इस पर रखना है। जैसे जैसे ग्रेजुअली चार्ज बढ़ते जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन भी उसी के अकॉर्डिंग्स में क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो जो भी एजेंसी इस पर चार्ज रख रही है उस फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क करके तब न रख रही है। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट कोई भी किया गया कार्य तो उसमें क्या होगा, कोई भी आप काम करेंगे वर्क होगा और वो वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। आइए देखते हैं हम लोग, हमने क्या किया सर, एक कंडक्टर ले लिया, मान लीजिए किसी क्षण इस पर चार्ज क्यू दिया तो पोटेंशियल उस क्षण उसका क्या है, लेट एट एनी इंस्टेंट q with the charge given to the conductor, as a result its potential rises to what, v. Now a very small charge dq is given to this conductor, as a result a small work done dw equal to क्या होगा, v into dq। यहाँ v वेरिएबल है, स्वाभाविक है, बताया था ना, जैसे जैसे चार्ज देंगे वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा, चार्ज निकालेंगे वोल्टेज क्या होगा, घटेगा। यहाँ वोल्टेज फंक्शन है किसका सर, चार्ज का। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ जो साइन है वो चार्जे का वेरिएशन का है। तो जैसे कि आप जानते हो भाई, थोड़ा सा समझाने के लिए, v बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो उसी तरह से कह रहा है छोटा सा स्मॉल वर्क वही कह रहा है क्या सर, लेट, हम थोड़ा लैंग्वेज में, लेट at any instant q with the charge given to the conductor as a result its potential rises to v. Rises to v. Now a small work, a small now a small amount of charge is now a small amount of charge is given further, so a small work done dw equal to v into क्या, छोटा सा वर्क डन कितना हो गया, dw equal to v into
डी डब्ल्यू इक्वल टू बी इंटू डी। अब देखिए ध्यान से, तो टोटल हम लोग क्या है, मान लीजिए कोई चार्ज है तो क्यू जीरो, अब चार्ज दे देंगे क्यू, तो सर पोटेंशियल भी वही देखते हैं कि क्यू चार्ज देने में कितना वर्क डन करना पड़ता है। अब आप ध्यान दो, सिंस V बराबर क्या है सर, Q बाई सी, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू बाई सी इंटू क्या है सर, डी क्यू, क्यू बाई सी इंटू डी। तो नाउ नेट वर्क डन, नाउ नेट वर्क डन is obtained by integrating above expression and the limit W Q बराबर जब जीरो है हमारा, W बराबर क्या सर, जीरो, और Q बराबर क्यू, आइए देखिए ध्यान से, तो W इक्वल टू 1 बाई सी, कैपेसिटी तो कांस्टेंट है सर, Q डी क्यू, जीरो से क्या हो गया Q, 1 बाई सी पावर 1 है सर, तो क्यू स्क्वायर बाई टू, ठीक, 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1, तो W इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई कितना हो गया, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दीजिए सर, 1 बाई सी क्यू स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो स्क्वायर बाई टू, तो क्यू स्क्वायर बाई क्या हो गया 2c। आप देखिए ध्यान से, क्यू स्क्वायर बाई क्या हो गया 2c, यानी कैपेसिटी जो हो गई क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब इसी चीज को तीन तरह से हम लोग रख सकते हैं, तीन तरह से आपके सामने रख सकते हैं, डाटा के हिसाब से फॉर्मूला बदल जाता है, क्या डाटा दिया हुआ उसके हिसाब से फॉर्मूला बदलेगा, ठीक। हाँ गलत, सी नहीं बल्कि डब्ल्यू, टोटल वर्क डन, ठीक। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, क्यू स्क्वायर बाई सी, यही वर्क डन हुआ सर चार्ज करने में जो स्टोर है इसके पास। तो कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है, फिर इसका अलग अलग फॉर्म है, इसको और कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको और कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप देखो ध्यान से, और इसको कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, एक फॉर्म तो ये हो गया। फिर आप जानते हो C बराबर क्या बताए थे, Q बाई V, तो बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, Q बराबर क्या है C, बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, Q बराबर C। आप आ जाओ यहां से रख दो भाई, तो C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2c, Q का मान रख दी, एक C से एक C कट जाएगा, W बराबर हाफ सी बी स्क्वायर, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला, हाफ एम बी स्क्वायर दे सकते, मास को कैपेसिटेंस मान ले, वेलोसिटी को पोटेंशियल मान ले, तो हाफ सी बी स्क्वायर। और देखो यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं सर, सिंस सी बराबर क्या है क्यू बाई बी, फिर आप देख सकते हो इसको डब्ल्यू बराबर क्यू स्क्वायर बाई टू, अब क्यू बाई बी लिख देते हैं, इसके जगह पर सी, एक क्यू से क्यू कट गया, W बराबर क्या हो जाएगा, वी क्यू बाई क्या है 2, यानी 1 बाई 2 वी क्यू। तो इस तीनों में से तीनों फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो डाटा के हिसाब से। जब चार्ज और कैपेसिटेंस दिया हुआ है तो वर्क डन ऐसे निकलेगा, जब कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दिया हुआ है तो वर्क डन ऐसे निकलेगा, और जब पोटेंशियल और चार्ज दिया हुआ है तो कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा भाई, इस तरह से निकलेगा, कैपेसिटेंस निकल जाएगा। तो इस तीनों फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हो। अब आओ सबसे अहम जो
फॉर्मूला से जुड़ा हुआ फैक्टर है, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो इस फॉर्मूला से जुड़ा हुआ उसको समझाना। जैसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है सर, जैसे लोग कहता है आपसे कि आप स्प्रिंग को खींचते और कंप्रेस करते हो तो क्या देखते हो, जो स्ट्रक्चर है स्प्रिंग का वो या तो एक्सटेंड करता है या डिस्टोर्ट करता है, कंप्रेस होता है। ऐसा करने के लिए एजेंट वर्क किया है, वो वर्क डन उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर है। ठीक, तो यहां जो एजेंट सिमिलर चार्ज के अगेंस्ट जो चार्ज डाला है, फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट जो वर्क किया है, तो आपसे पूछेगा कि ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी जो कंडक्टर को चार्ज किए हैं, तो ये जो एनर्जी है कंडक्टर को जो चार्ज किए, ये एनर्जी जो है कहाँ स्टोर होगा। अब सोचो, विकल्प दे रहे हैं, कंडक्टर के अंदर ये एनर्जी रहेगा, कंडक्टर के सरफेस पर लिपटा रहेगा, और कंडक्टर के बाहर रहेगा। यानी जो आपका एनर्जी स्टोर हुआ ही, तो आपने देखा जैसे स्प्रिंग को खींचे और कंप्रेस किए तो क्या देखे, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। उसी प्रकार से जब कंडक्टर को चार्ज किए तो जो एनर्जी स्टोर हुआ ही कहां हुआ, कंडक्टर के अंदर, कि कंडक्टर के सरफेस पर, कि कंडक्टर के बाहर। क्या होगा जवाब, खूब सोचिएगा, वीडियो रोक दीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, कंडक्टर के बाहर। कैसे सर? अब देखिए, बल्ब जब हम जलाते हैं तो लाइट एनर्जी फिलामेंट के अंदर के फिलामेंट में जमा रहता है, रे के रूप में चारों तरफ क्या होता है, बिखरा रहता है। उसी प्रकार से जब कोई चार्ज नहीं था तो इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। जैसे ही चार्ज लिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि भाई दिस एनर्जी इज स्टोर्ड अराउंड द कंडक्टर एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने जनरेट किया ना इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के चारों तरफ, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर है। तो स्पष्ट कहता है सर कि दिस एनर्जी इज स्टोर्ड around the conductor as an electric field. Around the conductor as an electric field. ठीक, कंडक्टर के चारों तरफ। अब आता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हो तो 100% कन्वर्सन कभी होता है, कभी। तो एजेंट जो मैकेनिकल वर्क कर रहा था तो उसका 100% नहीं ना कन्वर्ट होगा, तो कितना इस प्रोसेस में लॉस गया, इतना तो जमा हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे इसको, इक्वेशन 1 बनाते हैं। वर्क डन बाय एजेंट, कितना एजेंट वर्क किया सर, तो V बराबर हम लोग जानते हैं W बाई Q। तो W बराबर क्या होगा, VQ। कोई वोल्टेज नहीं था, कोई चार्ज नहीं था, तो W बराबर VQ। तो टोटल वर्क डन बाई एजेंट क्या हो गया, VQ। टोटल वर्क डन बाई एजेंट क्या हो गया, VQ। और स्टोर एनर्जी कितना है सर, हाफ VQ। इसका मतलब 50% ऑफ द एनर्जी, 50% ऑफ द वर्क डन बाय एजेंट इज वेस्टेड। किस रूप में बताना ना होगा, एनर्जी भी तो कंजर्व है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड। जब चार्ज कीजिएगा तो स्पार्किंग होगा ही, कुछ स्पार्क होगा, तो हीट, लाइट और साउंड में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो सर हम लोग देख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट
from 1 and 2 it is clear that equation 1 and 2 it is clear that 50% of the work done by the agent is wasted in the form of heat, light, sound, etc. यानी 50% एनर्जी इसका क्या करेगा सर, वेस्ट चला गया। तो सिंपली हम लोग देख लें। अब हम लोगों को देखना है, छोटा सा आर्टिकल है 10-15 मिनट का, देख लेते हैं इसमें। लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज। थोड़ा सा इनइलास्टिक कोलिजन को देखिएगा तो कुछ रिजेम्बलेंस बहुत सारा मिलेगा। इनइलास्टिक कोलिजन मिल जाएगा। यहां देखेंगे अगला आर्टिकल हम लोगों का छोटा सा है, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज। लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज। तो नेक्स्ट आर्टिकल हम लोगों का है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज। Loss of energy due to sharing of charge. Energy due to sharing of charge। आते हम लोग देखते हैं, दो कंडक्टर ले लिए, एक पर चार्ज Q1 दिए, दूसरे पर चार्ज Q2 दिए। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2। ठीक, कुछ जो सिंबल हम लोग लेना था, Q1 हो गया चार्ज इस पर, Q2 हो गया चार्ज, V1 पोटेंशियल हो गया, V2 पोटेंशियल हो गया, C1 कैपेसिटेंस, C2 R1 R2 रेडियस है। इनके रेडी आइए, आइए देखिए ध्यान से। जैसे दो बाल्टी ले लें, दोनों में पानी है लेकिन लेवल अलग अलग है। अगर हम पाइप से कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा सर, फ्लो करेगा। कब तक फ्लो होते रहेगा, जब तक कि लेवल बराबर, पानी बराबर हो जाए, नहीं लेवल जब तक। तो बताए थे बाल्टी, पानी और लेवल, वहां पर क्या बताए, चार्ज, कंडक्टर और वोल्टेज। तो यहां क्या होगा सर, वहां जो काम पाइप किया था, क्या किया, पाथ प्रोवाइड किया था सर, लिक्विड फ्लो के लिए, वही काम कंडक्टर करता है। कंडक्टर क्या, पाथ प्रोवाइड करता है चार्ज फ्लो के लिए। तो देखिए, तो बिफोर शेयरिंग के बिफोर चार्ज Q1 है, Q2 है। अब आफ्टर शेयरिंग, अब हम लोग शेयर कर देते हैं दोनों, यानी कि कंडक्टर से कनेक्ट कर देते हैं। तो भी हम लोग क्या मान लेते हैं, कॉमन पोटेंशियल मान लेते हैं, भी कॉमन पोटेंशियल मान लेते हैं। ठीक, तो सर इनका पोटेंशियल एक का घटेगा, दूसरे का बढ़ेगा, एक पॉइंट आएगा जहां पोटेंशियल कॉमन हो गया। आइए, तो सर ये तो जानते हैं कि चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वहां क्या रहेगा सर, चार्ज बिफोर शेयरिंग। आप भी फॉर्मूला जानते हैं, पॉपुलर Q बराबर क्या जानते हैं, C। तो चार्ज बिफोर शेयरिंग, वहां मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन लगाए थे, m1 e1 प्लस m2 u2, यहां पर c1 v1 प्लस c2 v2, कांसेप्ट है ये सर। तो चार्ज बिफोर शेयरिंग के पहले चार्ज क्या सर, Q1 प्लस Q2, और Q1 बराबर क्या होगा, c1 v1, और Q2 बराबर क्या होगा, c2 v2। तो c1 v1 प्लस क्या होगा, c2 v2। अब देखिए तो ध्यान से, इसमें क्या कहता है सर कि चार्ज आफ्टर शेयरिंग, चार्ज
आफ्टर सेलिंग क्या होगा सर? अब मान लिया जाए इस पर चार्ज Q डैश हो गया, Q1 डैश Q2 डैश। अब चार्ज क्या होगा सर? Q1 डैश प्लस, लेकिन एक चीज तो है सर, यहाँ पर देखिए तो Q1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, यानी Q1 डैश बराबर C1 भी कॉमन पोटेंशियल, Q2 डैश बराबर C2 भी। बाल्टी का तो क्षमता नहीं ना बदल जाएगा पाइप लगाने से, उसे कैपेसिटेंस नहीं, तो बाबू क्या लिख सकता है? C1 भी प्लस C2 भी। अब जानते हैं क्या कि मोमेंटम कंजर्व करते थे, चार्ज कंजर्व, तो सिंस चार्ज इज कंजर्व, that is charge before sharing equal to what? Charge after sharing. Charge before sharing equal to charge after sharing. तो आप क्या कर सकते हो बाबू, देख सकते हो यहां पर इक्वल टू चार्ज आफ्टर सेलिंग, देख सकते हो यहां पर क्या चीज, देखो तो C1 V1 बराबर प्लस C2 V2 बराबर C1 V प्लस C2 V। आप V को कॉमन ले लो, तो C1 वहां पर था इलास्टिक में, आफ्टर कोलिजन बोथ द बॉडी स्टिक टुगेदर एंड मूव विद कॉमन वेलोसिटी, वहां था आफ्टर कोलिजन बोथ द बॉडी स्टिक टुगेदर एंड मूव विद कॉमन वेलोसिटी। यहां पर क्या हो गया, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तो क्या हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2, और कॉमन पोटेंशियल यही हो गया आपका न्यूमेरिकल पूछता है, तो कॉमन पोटेंशियल जो हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 बटा, यहां भी देखिए कभी कभी लोग घबरा जाता है, तो आप देखो ध्यान से, अगर क्या होगा कि पोटेंशियल पॉजिटिव है और पोटेंशियल नेगेटिव, तो दोनों पॉजिटिव है तो ही लेंगे, और अगर नेगेटिव होगा कोई तो नेगेटिव लेंगे। ये तब होगा सर, तो कहता है कि पॉजिटिव के लिए ही लेंगे और नेगेटिव के लिए C1 V1 माइनस क्या हो जाएगा C2 V2, ये ध्यान रखना है। तो अब आपका कॉमन पोटेंशियल हो गया, अब क्या करेंगे सर, पोटेंशियल तो निकाल लिए, अब वहां देखे थे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ, यहाँ लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो गया इसका, तो लॉस ऑफ एनर्जी देखते हैं सर, 2 मिनट का चीज है, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज। लॉस किसको कहते हैं, तो हम लोग इनिशियल में से फाइनल घटाएं, अगर पॉजिटिव आ जाए तो कहेंगे लॉस, जब क्रैमूल में से विक्रैमूल घटाएं पॉजिटिव आ जाए, लॉस मतलब 100 रुपए का चीज 90 रुपए में बेच दिए, लॉस, क्योंकि भाई 100 में 90 घटाए तो पॉजिटिव आ गया। तो अब आपको हमको देखना है क्या चीज, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज। चार्ज तो देखा है ध्यान से, तो एनर्जी बिफोर शेयरिंग, एनर्जी बिफोर शेयरिंग क्या हो जाएगा, 1/2 C1 V1 स्क्वायर 1/2 C2 V2 स्क्वायर। एनर्जी बिफोर शेयरिंग, एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, आफ्टर शेयरिंग 1/C1 V स्क्वायर 1/2 C2 V स्क्वायर। आप देखो ध्यान से, C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। अब नाउ लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा सर, इनिशियल में से पहले घटाएंगे, 1/2 C1 V1 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। अब देखा जाए ध्यान से, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2
माइनस 1/2 C1 प्लस C2, और इस V का मान रखिए C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब ये तो कटेगा। अब हम तो जान रहे हैं सर, वहां भी आपको बताया गया होगा, कारण वहां पर क्या था 1/2 M1 इंटू M2 बटा M1 प्लस M2 U1 माइनस U2 स्क्वायर। वही चीज करता है 1/2 इसका ऑन सॉल्विंग 1/2 C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2 इंटू क्या है सर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यही लॉस ऑफ एनर्जी है। ये तो जान रहे सर कैपेसिटेंस कभी बाल्टी का कैपेसिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वैसे कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो फैक्टर नेगेटिव नहीं हो सकता। अब V1 और V2 है तो हो सकता है सर V1 बड़ा हो V2 से, लेकिन V2 बड़ा हो V1 से, लेकिन स्क्वायर ऑफ V1 माइनस V2 इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट मींस द होल एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। इट मींस देयर मस्ट बी अ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज। यानी इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ एनर्जी हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं सर यहां पर फ्रॉम एबव इट इज क्लियर दैट देखें व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2, स्क्वायर ऑफ V1 माइनस V2 इज पॉजिटिव। From above it is clear that whatever be the value of whatever माने जो कुछ be the V1 and V2, a square of V1 minus V2 is always positive. Positive. It means there must be a loss of energy due to sharing of charge। बताया भाई, दोनों का वोल्टेज अलग अलग है, जब तार जोड़िएगा स्पार्क करेगा, और दिस लॉस इन एनर्जी, this loss in energy is wasted in the form of heat, sound, light, etc. तो हमने क्या देखा, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज। छोटे छोटे चीज है जो आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अलग अलग स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है।